नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डांस करते, चलते, घूमते, भाषण देते मंच पर अचानक हार्ट अटैक आ रहा है और लोगों की मौत हो जा रही है। इस तरह की घटनाएं कोरोना काल से खासकर ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं आज इन सब के कारणों और इसके बाद के उपाय पर चर्चा करने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वरिष्ठ सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर जी के पास आया हूं, ताकि आप लोगों को कुछ सुझाव मिल सके और आशंकाओं का समाधान मिल सके। मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर साहब के यहाँ। ये हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत आंदोलनकारी हैं। आप डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि अभी देखिए दिल्ली में रामलीला हो रही थी, राम का पाठ करते करते आदमी को हार्ट अटैक आया और मर गया। इसका क्या कारण है? डांस करते हुए, भाषण देते हुए क्यों इस तरह की बीमारी हार्ट अटैक वाली अचानक बढ़ गई? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। कुछ कारण जो है खान पान रहन सहन से है, और जो नया कारण विकसित हुआ है वो कोविड के बाद से, ख़ास करके कोविड वैक्सीनेशन को बहुत बड़ा एक विलेन के तौर पर इसमें देखा जा रहा है। और इसमें कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इससे हृदय की गंभीर बीमारियां हो सकती है। न सिर्फ शोध इसके बारे में इशारा करता है, बल्कि यूके के कोर्ट में खुद एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया कि इस वैक्सीन के बाद से हृदय में खून के थक्के जमने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है जी। तो इस तरह से, और आप देखें खास करके जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है कोविड के बाद से ही विकसित हुई है। मीडिया पहले भी थी जी, और उस मीडिया ने इस तरह के अप्रत्याशित घटनाओं को बहुत बिरले ही कभी रिपोर्ट किया होगा। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन के बाद अगर आप देखें तो कई सारी मौतें जो है, चाहे उसमें कलाकार रहे हों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, या फिर कई आम लोग हों जिनकी चलते फिरते मौतें हो रही है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सरकार जो है, सबसे दुख की बात है कि इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, और ताकि ये जो अप्रत्याशित मौतें हो रही है, अवांछित मौतें हो रही है, कि इसको रोका कैसे जाए। तो बिना इस पर शोध किए हुए इस पर जो है हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। बीएचयू में इस तरह का एक रिसर्च हुआ था, अनुसंधान, जिसको लेके मुकदमा भी दायर किया गया है मानहानि का। कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर लेके एक रिपोर्ट तैयार की थी सर। ये तो दुनिया की अद्भुत घटना है। और आप शोध के ऊपर अगर मुकदमा दायर करते हैं तो भाई क्या है कि जब आप एक उंगली सामने की तरफ आते हैं तो 4-5 उंगलियां आपकी तरफ रहती है। यानी आप इसको क्यों भूल जा रहे हैं कि वो शोधकर्ता ही गलत है जी। जब दुनिया के कई सारे रिसर्च में ये सामने आ चुका है, खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने अब स्वीकार कर लिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो किसी शोधकर्ता के ऊपर आप जबरन आप एफआईआर करके या उनके शोध के ऊपर आप टिप्पणी करके या उस पर कार्रवाई करके सच की आवाज़ को नहीं दबा सकते। देखिए, शोध को इस तरह से आप की जो प्रवृत्ति है इसको आप बंद करना चाहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक सोच को बंद करना चाहते हैं। उस शोध जो भी उन्होंने प्रकाशित किया है, इसके लिए एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उस कमियों को आपको प्रकाशित करना चाहिए। और जबकि कोई भी लिटरेचर लिखा जाता है या उन्होंने खुद शोध प्रकाशित किया होगा तो अपने लिमिटेशन ऑफ स्टडी लिखा होगा, उसमें एक कॉलम होता है लिखना, लिमिटेशन ऑफ स्टडी जी। तो उन्होंने लिखा होगा कि हमारे जो शोध है उसमें कमियां क्या हैं। इसमें एफआईआर नहीं कर सकते हैं आप, उनके अपने ऑब्जर्वेशंस हैं और वो ऑब्जर्वेशन
मरीजों पर आधारित है, मरीजों के उनके पास डाटा है, आप जी। मरीजों का विश्लेषण करिए, पुनर्विश्लेषण करिए। जी, जी हाँ, कई बार करिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन तो तकरीबन 90% के ऊपर लोगों ने लगवा ही लिया है, 3 खुराक। तो अब इससे हार्ट अटैक से बचने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हार्ट अटैक, मैंने बताया कि हार्ट की एक समस्या भारतवर्ष में 90 के दशक से लगातार बढ़ रही थी। जी। अब 90 के दशक में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी ये लक्ष्मण रेखा है, 90 से पहले का भारत और 90 के बाद का भारत। 90 में ऐसा क्या हुआ? 90 में हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, जी। पाश्चात्यकरण शुरू हो गया। उससे पहले लोग भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति और उसकी प्रणाली के आधार पर खान-पान, रहन-सहन करते थे। 90 से पहले अगर आप देखेंगे भारत में, तो आपके गांव में ज़्यादातर, अगर बहुत मिल गया वैसे तो पैदल चलते थे लोग, बैलगाड़ियाँ जी, हुआ करती थी। जी, जी, जी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो साइकिल हुआ किसी के पास। बिरले ही एकाध विधानसभा क्षेत्र में एकाध आदमी के पास कार हुआ करता था और 2-4 आदमी के साथ मोटर बाइक हुआ करती थी। यानी कि मशीनीकरण नहीं था, शारीरिक श्रम पर हमारा समाज आश्रित था। तो शारीरिक श्रम की वजह से जो है हृदय की बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम थी और इसलिए पहले इस बीमारी को अमीरों का बीमारी माना जी, जी, जाता जी। था, राजरोग कहा जाता था। राजरोग। अब क्या है कि सिर्फ फिजिकल जो है लेबर यानी शारीरिक श्रम ही नहीं बदला है, बल्कि उसके साथ खान पान, रहन सहन भी बदला है, चाहे वो गांव में रहने वाला आदमी हो या शहर के अंदर रहने वाला आदमी हो। अब खान पान में क्या बदलाव हुआ है? जैसे पहले आपके पास ऑर्गेनिक फूड हुआ करता था, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो हम लोग खुद ग्रो करते थे। भले वो अमाउंट में कम उपजता था, वज़न कम होता था, उपज कम होती थी, लेकिन उससे ना तो आपका प्रकृति प्रदूषित होता था, यानी कि आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती थी, जी। और दूसरी बात ये होती थी कि वो आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होता था, गोबर और नेचुरल खाद से वो प्रोड्यूस होता जी, था। जी। उसके बाद जब पाश्चात्य देशों को लगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो उन्होंने बीज और उत्पादन को बेचने के लिए यहाँ पर उस जैविक और कृत्रिम जो अनाज है उनका एक संधि के द्वारा जबरन आपके ऊपर थोपा गया, और जब हमने ज़्यादा उपज के लालच में उसको उपजाना शुरू किया, तो उसके बाद जो है भारत में ये हृदय कैंसर की बीमारियां और कैंसर की बीमारियां, ऐसे कई अन्य बीमारियां ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी जो पहले नहीं थी। जी। और ये भी शोध करने का विषय है कि क्या इस दोनों का आपसी कोई संबंध है। हृदय और उसके बाद कैंसर। हृदय कैंसर और जैविक ये जी। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जेनेटिक जो आप खा रहे हैं। जी। उसके बाद क्या है कि आप जो हवा थी आपकी, जहाँ आप सांस लेते थे, तो सब लेते हैं सांस में। औद्योगिकरण के बाद प्रदूषण बढ़ गया, यानी गाड़ियाँ, मोटर बाइक ऐसे नहीं आई, वो प्रदूषण के साथ आई। जी। प्रदूषण जो आपके हवा में बहुत कम थी, साफ सुथरा था, वो अचानक से प्रदूषित होने लगा। और ये प्रदूषण खुद 1/4 जो है हृदय बीमारियों के लिए के कारण है। अब ना सिर्फ इन्होंने मोटर बाइक ने प्रदूषण को बढ़ाया, बल्कि ये जो बढ़ता औद्योगिक विकास, इसमें हमने पेड़ों की कटाई अनगिनत शुरू कर दी, अनरिस्ट्रिक्टेड रूप से उसको काटना शुरू कर दिया। तो पेड़ों का महत्व क्या है इसके अंदर, कि पेड़ का काम होता है वायु प्रदूषण को खत्म करना, यानी उसमें जो हानिकारक तत्व हैं उनको वो ले लेते हैं आपस में और शुद्ध करके ऑक्सीजन आपको देते हैं। पेड़ नहीं रहने से या उनकी कमी हो जाने से और उनकी कटाई से क्या हुआ कि वायु प्रदूषण जो है हमारे यहाँ ज़्यादा विकराल समस्या ले ली। उससे समाज में जो है हृदय की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, ये सब बढ़ने लगी। उसके बाद क्या है कि अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य पद्धति को भी अपनाया हमने। अब हम जैसे बताएं कि फिजिकल श्रम, पहले शारीरिक श्रम हुआ करता था। अब बच्चे जैसे ही पैदा लेते हैं और पहला काम उसको अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं, मोबाइल में एक तो कोई एक ऐप या एक मूवी या कुछ ऐसा गाना या ऐसा आप लगा के उसको पकड़ा दिया
और बच्चा तभी से मोबाइल देखना शुरू कर दिया। अभी उसका पहला चीज़ जो है उसको प्रकृति को पहचानना था, वहाँ हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी से उसको सीधे आघात कर रहे हैं, परिचित करा रहे हैं। और उससे वो बच्चा वहीं से जो है शारीरिक श्रम को छोड़ के कंप्यूटर और शारीरिक अश्रम यानी अब ना श्रम और सेडेंटरी लाइफ जो है उस पर ज़्यादा विकसित हो गया। तो और थोड़ा ज़्यादा जब उत्पादन हुआ तो और अनाज सबको मिलने लगा तो मोटापा जो है पाश्चात्यकरण की वजह से मोटापा बढ़ा बच्चों के अंदर, और यही मोटापा बाद में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर और शुगर और इस तरह से हृदय की बीमारियों को पैदा कर रहा है। उसके बाद क्या है कि ना सिर्फ वो कंप्यूटर और ये सब से, बल्कि आप स्कूल में जो खेलने का वक्त होता था वो सब भी नहीं है। और स्कूल में एक स्कूली शिक्षा होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आपको फैलाए, और वहाँ पर कबड्डी या इस तरह से दौड़ भाग खेलकूद वाली जो होने चाहिए गेम्स कंपलसरी रूप से 1 घंटा के लिए करवाए जाना चाहिए, वो भी नहीं करवाया जा रहा है। तो गार्जियन तो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे जो है और समस्या बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब शहर की तरफ पलायन, यानी कि जब शहरीकरण हो रहा है तो गांव से लोग शहर के तरफ पलायन कर रहे हैं रोज़गार के लिए। अब आप शहर में आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये तनाव दे रहा है जी, एकाकीपन और खाएं क्या, रहें क्या और जिएं क्या, नौकरी कहाँ से आएगी, भोजन कहाँ से आएगा, ये तनाव। एकाकीपन तो एक अलग है, समाज से आप अलग हो गए, वो तो एक है ही। तो आप सस्ता खाना खोजते हैं कि कम से कम पैसे में हम कैसे जिएं, ये रास्ता तलाशते हैं। तो कम से कम में मिलता क्या है, पूरी भाजी या समोसे, कचौड़ी, तली भुनी चीज़ें जो कम दामों में उपलब्ध है, स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड। ये गरीब व्यक्ति में भी अमीरों की बीमारी गरीबों में पैदा करने लगी है, और उसके साथ तनाव है। तनाव में क्या होता है, लोग यूजुअली जो है नशे के आदी हो जाते हैं, यानी कि तंबाकू का सेवन ज़्यादा हो गया है, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा हो गया, अब तो ड्रग का सेवन बहुत तेज़ी से ये प्रथा जो है युवाओं में बढ़ता जा रहा है। तो ये सब मिलाकर आप देखें कि युवाओं में हार्ट अटैक, हृदय की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले के शोध बताते थे कि भारतीय जो है जेनेटिकली रूप से भी हृदय की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए ज़्यादा प्रोन है, और इस जेनेटिक्स पर आपके जो रहन सहन, खान पान है और वातावरण है, ये सब एक एडिशनल फैक्टर पहले से दे रहा था। तो पाश्चात्य देशों से हृदय की बीमारियां 1 दशक पहले यहाँ हुआ करती थी, अब तो मुझे लगता है कि 1.5 और 2 दशक पहले होने लगी है ये बीमारियां, खास करके पोस्ट कोविड एरा में और पोस्ट वैक्सीनेशन एरा में। तो यही सब सबसे बड़े दुष्प्रभाव है। सर, इससे बचाव, जैसे अब तो ये इतनी स्थिति बदल गई है कि इससे पीछे नहीं लौटा जा सकता, तो इससे बचाव का क्या उपाय है कि कम से कम लोग प्रभावित हों, या सिर्फ मैं प्रभावित न हूँ, अपने लिए हम बचाव के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें पुनः मैं इसको दो भाग में बांट कर बताऊँगा जी। एक है जो कि पाश्चात्य पद्धति जो भारत ने अपनाया, उसके बाद जो लोगों में हुआ, तो जो जीवन शैली में जो दिनचर्या में जो गड़बड़ियाँ आई हैं उसको सुधारना है। सुधारना क्या है कि सबसे पहले बच्चों में ही आदत लगाएं कि वो नियमित आउटडोर स्पोर्ट्स जो है कम से कम 1 घंटे जरूर खेलें। आउटडोर, हाँ, ये कंप्यूटर नहीं है, आउटडोर स्पोर्ट्स, दौड़ भाग खेलकूद वाला स्पोर्ट्स, कबड्डी, जो भी आपको, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको खेलना है, आउटडोर स्पोर्टिंग करना है। दौड़ें, सुबह उठ के दौड़ें या चलें, टहलें, कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी करना है। 1 घंटा कंपलसरी होना चाहिए, वो घर में भी और स्कूल में भी, ये दोनों चीज़ें प्रमोट करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जो है कंपलसरी किया जाना चाहिए, जो बचपन से बच्चों और शिक्षकों में ये दी जानी चाहिए, ताकि उनको स्वास्थ्य के अच्छे और बुरे प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में उनके पास ज्ञान हो, ताकि उसके प्रति वो सजग रहें और उनका रास्ता बताएं कि क्या क्या जो मैंने बताया है वो। उसके बाद खान पान, रहन सहन में बदलाव किया जाना चाहिए कि ये जो फास्ट फूड और वेस्टर्न फूड हम खा रहे हैं उसके प्रति बदले जो है हम लोग रोटी दाल, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं जो नेचुरली ग्रोन है, और ये जो जैविक खाना हम लोग खा रहे हैं उसको ख़त्म करके
जो पहले की भारतीय संस्कृति थी हमारी, उसके हिसाब से ऑर्गेनिक फूड जो आज दुनिया भी जी। मानने लगी है, उसके तरफ हमको चलना चाहिए। उससे हमारे जो शरीर पे जो दुष्प्रभाव हुए हैं वो कम होंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे पेड़ क्या करेगी, जो प्रदूषण की वजह से आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो रहा है वो दुष्प्रभाव कम होंगे। और अगर कम दूरी के लिए आपको कहीं भी जाना हो तो उसके लिए साइकिल का प्रयोग करें या पैदल चलने की कोशिश करें। मोटर बाइक युक्त जो आपके पास साधन है उस पर न चलें, यानी बाइक का उपयोग नहीं करें, कारों का उपयोग नहीं करें। खुद पैदल चलें, आसपास में कहीं जाना हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10, 15, 20 किलोमीटर जाना, साइकिल का उपयोग करें। जी। और मैं तो सरकार को सलाह दूंगा कि जो जितनी भी सिटीज़ हैं उसके मेन एरियाज़ में इस तरह के प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चलना भी कम किया जाना चाहिए। उसको डिकंजेस्ट करना चाहिए, सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी से उसको बाहर चलवाना चाहिए। मेन सिटी में सिर्फ जो है बाइसिकल तरह की जो सुविधाएं है या रिक्शा है जो प्रदूषण नहीं फैलाती है, वैसे या अभी तो बिजली यानी बैटरी से इलेक्ट्रिक वाहन आ रहा है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो नशा है उसको बंद करना चाहिए। अपने वज़न को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, और खान पान, रहन सहन और व्यायाम के द्वारा। सर, और ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है जो कोविड से रिलेटेड है। कोविड से रिलेटेड जो चीज़ है, अभी ये शोध का विषय है। इस पर अभी किसी को नहीं पता कि इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। जब शोध होगा तो पता चलेगा कि कारण क्या है। जब कारण पता चलेगा कि किस वजह से हो रही है, तब उसके निदान होंगे। अभी हम कारण तक नहीं पहुंच पाए हैं, एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से ये दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो जब दुनिया को पता चल जाएगा तो शोध इसका उपाय भी ढूंढेगा, और तभी हम लोग इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद के जीवन के बारे में कैसे रहना चाहिए, यूट्यूब पर तमाम तरह के वीडियो चल रहे हैं। लोग दिग्भ्रमित भी होते हैं। एक सर डॉक्टर बिमल छाजर का भी वीडियो आता है, आयल फ्री। तो कैसे संभव है सर आयल फ्री? आदमी तो यूट्यूब पर जो देखता है उसको सही मान लेता है। देखिए, हार्ट की बीमारियां जो है सिर्फ ऑयल से नहीं होती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। और जो साहब का आपने नाम लिया, बिमल छाजर साहब, एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है जी। ये अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट कहता है, जब ये कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं। ये एक एमडी डॉक्टर है, मेडिसिन का एमडी डॉक्टर है, और इन्होंने इस देश में सैकड़ों करोड़ कमाए हैं लोगों को छल के। और वो कहते हैं कि मैं सस्ता इलाज दिलाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि वो जितने में एक पेशेंट का इलाज करते हैं उसमें उतने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 21 पेशेंट का इलाज कर देता हूँ मैं, एंजियोप्लास्टी के द्वारा जी, जिसको वो बिना सस्ता और ये इलाज का दावा कर रहे हैं। दूसरा उसका दावा क्या होता है कि ये अभी पद्धति उपलब्ध हुई है। मैं आपको बताऊं, जिस पद्धति की वो बात कर रहे हैं वो पद्धति सबसे पहले पद्धतियों में से एक है जी। उस पद्धति का सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कुछ लोगों को ये पद्धति नहीं दी जा सकती है। इस पद्धति से इलाज कुछ लोगों का नहीं किया सकता। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति उस पद्धति से इलाज वो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब वो नुकसान करेगा उस मरीज में। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी इस पद्धति से इलाज लेता है। चौथी बात इस पद्धति का क्या है कि ये एक डेफिनेट सेट ऑफ पेशेंट्स में किया जाता है। जो दुनिया के मानक इसको कहती है, वो किस में किया जाता है? जो पेशेंट अपने खान पान, रहन सहन से, अपने दवाइयों से, और कंट्रोल नहीं है उनका सीने का दर्द, या उनमें बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती है, ऐसे मरीजों के लिए बहुत कम संख्या में जो ऐसे मरीज बचते हैं उनके लिए ये पद्धति है जी। और इस पद्धति का दुरुपयोग धन उगाही के लिए और आम जनता में जो ये भ्रम फैलाकर किया जा रहा है, इस व्यक्ति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध केस दायर करके
कम इसको जेल भेजाना चाहिए। कम से कम एक उनके संपूर्ण इलाज अगर आप लेंगे जैसा वो बताते हैं जी। तो इसका खर्च कम से कम 7 से 7.5 लाख रुपया लगेगा। जी और उसमें कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ नहीं है कि ये उसमें दिया और घुल के बाहर आ गया। जी जी ये एक बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया है। इसमें दवा भी चढ़ाते हैं, वो खाली ईसीपी नहीं करते बल्कि दवा भी चढ़ाते हैं वो। ये दवा चढ़ाना कहीं पद्धति नहीं है। जी और ये बिल्कुल फ्रॉड पद्धति है कि दवा चढ़ाने से वो ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई शोध नहीं हुआ है और लोगों को भ्रम फैलाया जाता है। और आम जनता को जो लोग इससे ठगे गए हैं, मुझे लगता है कि आपसे वकील करूँगा, आपके माध्यम से आम जनता को जताना चाहूँगा कि हज़ारों लाखों केस इस व्यक्ति के विरुद्ध होना चाहिए। इसने पूरे देश के अंदर जो है आम व्यक्ति को मतलब कि एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही होगा, बिल्कुल इससे सही नहीं होता है। जी इससे दर्द कम होता है। ये एक पद्धति इजाद इन्होंने नहीं की है। जी ये जब एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं उपलब्ध थी उस समय ये पद्धति इजाद हुई थी। जी 90s में इजाद की थी। तो ना ही ये नई है, ना ही अनोखी है, और ना ही इन्होंने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया है, और ना ही ये ऐसा जैसे सुखेन वैद्य का कोई दवा है कि ये जो है सबको चमत्कारी और ये सब मतलब छूते ही खत्म हो जाएगी बीमारी। ये सब मूर्ख बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है और लाखों रुपये ठगे जा रहे हैं। और लोग कि बिना ऑपरेशन और नहीं, और इसमें हृदय के ऑपरेशन जो एंजियोप्लास्टी होती है तो उसमें तो ऐसे भी एक सुई से जांच और इलाज होती है। जी। ये आप तो कोई भी आदमी जो है बहुत ही पेनलेस और बहुत ही कम दर्द और तकलीफ वाली इलाज है, उससे आप आसानी से उससे बेहतर है। यानी कि कोई रुकावट है उसको आप जब खोल देंगे तभी तो उसका इलाज होगा। जी। रुकावट अपने आप थोड़ी खुलती है। और इतना अगर महान है तो फिर ये एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी की बिल्कुल जो पद्धति है वो बंद हो गई होती है, जबकि इसका विकास तो पहले हुआ था और एंजियोप्लास्टी का विकास तो बाद में हुआ। जी डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी के बाद जैसा कि ये आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कोलेस्ट्रॉल के चलते ये होता है, तो खान पान में किस तरह की सावधानी बरतें कि फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़े न, घटे न तो बढ़े भी न? देखिए, कोलेस्ट्रॉल में भी कम जो है आपके खाने का कम पोर्शन कोलेस्ट्रॉल का होना चाहिए, क्योंकि शरीर में उसकी भी आवश्यकता है। जी तभी हम खाना खाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होती है, लेकिन उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड होना चाहिए वो कोलेस्ट्रॉल, और बार बार फ्राइड नहीं होना चाहिए। किसी खाना को बार बार फ्राइड नहीं करना चाहिए, उससे ट्रांस फैट जनरेट होता है, वो हानिकारक होता है। और कुल भोजन की मात्रा में उसकी मात्रा 10% से कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से खाना चाहिए। यानी मैंने पहले ही कहा, आपको खाने में रोटी, दाल, हरी सब्जियां, फल और नियमित 45 मिनट रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज, या पैदल चलने वाला पैदल चलें, जो दौड़ने के लायक है वो दौड़ें, जो खेलने के लायक है वो खेलें। ये 45 मिनट कम से कम आउटडोर स्पोर्ट्स या 1 घंटा या फिर रेगुलर वॉक करना चाहिए। इससे तनाव मुक्त करने के लिए 8 घंटे की 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, और जो नशा है उससे मुक्त होना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, अपने मोटापा को कंट्रोल करना चाहिए। इससे इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। स्टेंट लगने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि लंबा समय तक चले? आम धारणा है कि स्टेंट 10 साल चलता है, 5 साल चलता है, लोगों में गलतफहमी रहती है तमाम तरह का। तो स्टेंट की लाइफ क्या होती है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए किस तरह की दिनचर्या चाहिए? देखिए, स्टेंट की कोई लाइफ नहीं होती। ये स्टेंट अनगिनत समय के लिए भी आपके अंदर काम कर सकता है, और लगाने के कुछ दिनों के बाद ही उसमें रुकावट हो सकती है। ये शरीर और स्टेंट के साथ आपसी जो एक सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो जिस तरह से हर व्यक्ति में अलग होती है। इसलिए ये जो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते हैं उसमें प्रक्रिया जो अपनाते हैं, लगाते समय कहाँ लगाया, किस प्लेस पर लगाया, वो बहुत सारे उसमें माइन्यूट उसमें डिटेल्स हैं जिसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो इसलिए वो स्टेंट जो है उसकी लाइफ क्या होती है, ये लाइफ कोई नहीं होता है। वो 50 साल भी चल सकता है, वो 20 साल भी चल सकता है, वो 10 साल भी चल सकता है, वो 30 साल भी चल सकता है, 30 दिन भी चल सकता है। लेकिन अमूमन अगर स्टेंट 6 महीना से साल भर के अंदर आपको गड़बड़ी नहीं हुई तो ये लंबे समय के लिए आपके लिए चलेगी। और ज़्यादातर गड़बड़ियाँ अगर स्टेंट से संबंधित कुछ होती है तो ज़्यादातर 6 महीना से साल भर के अंदर ही
वो सामने आ जाती है। और अगर वो गड़बड़ियाँ सामने नहीं आई तो वो आगे सालों साल चल सकती है। मरीज को कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ी आ गई है? देखिए, मरीज़ जिसको स्टेंट लगता है उसको पहले से पता होता है कि हार्ट का दर्द क्या होता है, जी। क्योंकि वो चलने फिरने से या बैठे-बैठे अचानक हार्ट अटैक होता है, तो उनको पता होता है कि हार्ट की दर्द क्या होती है। तो अगर उनको चलने से सीने में दर्द हो रहा है, रुकने से आराम हो जा रहा है, जैसा पहले होता था, जी। तो ये एक उस तरह से आपको बता सकता है कि हो सकता है ये हृदय की बीमारी की वजह से हो रहा हो। ये हो सकता है कि स्टेंट में रुकावट आया हो, या हो सकता है कि जिस नली में आपने स्टेंट लगाया है उसके ऊपर नीचे कहीं बीमारी हो गई, या उस नली के अलावा किसी अलावा ना, तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है। जी। लेकिन इसकी संभावनाएं कम से कम होती है। ज़्यादातर स्टेंट लंबे समय के लिए ही चलती है। 90% से ज़्यादा स्टेंट जो है वो लंबे समय तक चलती है, और 5-10% में आ सकती है उसमें कोई भी बीच में गड़बड़ियाँ, तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, फिर से जांच कराना चाहिए और उसका उपयुक्त इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्टेंट लगने के बाद अपने डॉक्टर से नियमित अंतराल पर कितने कितने दिनों बाद मिलना चाहिए? देखिए, पहली बार स्टेंट जब आपको लगता है तो उसके 1 से 2 हफ्ते के बीच पहली मुलाकात होनी चाहिए। फिर 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, और फिर उसके बाद हर 3 से 6 महीना पर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कि स्टेंट लगने के बाद भी शारीरिक गतिविधि उसी तरीके से रखनी चाहिए जैसे पहले नहीं रखते थे? तो मसलन टहलना या खेलना कूदना जो भी है, स्टेंट लगने में कोई दिक्कत तो नहीं आगे आएगी स्टेंट लगने के बाद? स्टेंट लगने का मतलब क्या होता है ये समझिए। स्टेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। क्या होता है कि मान लिया जाए कि मान लीजिए खून की नली है और इसमें बीच में रुकावट आ गई है इनके खून के नली में। आपने जो ये सिकुड़ गई थी नली, उसके अंदर एक छल्ला डाल दिया जी। और उसको फुला दिया, तो जो रुकावट थी उन्होंने रास्ता को खोल दिया। तो आप अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो गए हैं। जी। दिखावटी तौर पर कि देखने में, क्योंकि उनके सामान्य व्यक्ति का जितना खून की नली जितनी चौड़ी होती है, आपकी नली उतनी ही चौड़ी हो गई है। जी। यानी आप एक सामान्य व्यक्ति हो गए हैं। तो सामान्य व्यक्ति का असमान रूप से घर में सोया रहना ये अनुचित है। यानी कि जब भी स्टेंट लगा दिया उसके आप 24 से 48 घंटे के बाद आप आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, अगर आपका सही से स्टेंट लग गया है तो। जी, जी। और नियमित जैसे आप कोई भी काम कर सकते हैं, अगर आपका शरीर उसकी इजाज़त देता है। यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक पहले नहीं हुआ, हार्ट अटैक के बाद कुछ हफ्ते 2 हफ्ते लोगों को थोड़ी सी चिंता बनी रहती है, लेकिन अगर आपको पहले से एंजाइना पेन था और उसके लिए आपने जो प्लास्टिक की, जी। तो 48 घंटे के बाद आप नॉर्मल काम वाम कर सकते हैं। और यूजली 1-2 हफ्ते का लोग कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करें, एक्टिविटी ज़रूर करें। जी। और आप 1 महीने के बाद अपनी पूरी सारे काम, वज़न उठाना और सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका स्टेंट परफेक्टली प्लेस है तो। डॉक्टर साहब, बात करते करते एक सवाल और जहन में आ गया कि क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे स्टेंट लगे करीब करीब 3-3.5 महीने हो गए। सीने में दोनों तरफ मांसपेशियों में दर्द होता है, ये सामान्य है कि कुछ इसमें दिक्कत हो सकती है? देखिए, सीने में दर्द जो है कई वजहों से होती है। लोगों को सीने का दर्द मतलब सिर्फ हार्ट अटैक समझ में आता है। नहीं, हार्ट- मांसपेशियों में ऊपर बता रहे हैं ना, सीने के कई लोग जो है इस तरह के भ्रम में रहते हैं कि हमको दर्द होता है, तो लोग इतना डर जाते हैं ना हार्ट अटैक होने के बाद। जी। कोई भी थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो डर जाते हैं कि ये हृदय से ही हो सकता है। लेकिन हृदय के अलावा भी आपके चेस्ट के अंदर, फेफड़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। चमड़ा है, जी। चमड़ा के नीचे मसल है, उसके नीचे हड्डियां हैं, उनके नीचे झिल्ली है, जो लंग्स की झिल्ली है, हार्ट की झिल्ली है, उन झिल्लियों के अंदर में लंग्स और हार्ट है। यानी कि ये बीमारी लंग्स से, हार्ट से और झिल्लियाँ से और इन मसल, चमड़ा और हड्डियाँ कहीं से भी पैदा हो सकती है। जी। तो अगर वो मसल से मस्कुलर पेन है तो इसका लक्षण क्या होता है कि यह हमेशा बना रहेगा। ये चलने फिरने से इसको कोई संबंध नहीं है, चलें फिरें या कुछ जी, भी जी। करें, ये करवट बदलने से या बेंड करने से इससे बढ़ेगा, चलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हार्ट की नहीं है, क्योंकि हार्ट की जो दर्द होती है वो पहले से आपको मालूम जी, होता है जी। कि किस तरह से हार्ट का दर्द था। जी। अगर वैसा दर्द हो रहा है तो ये सीरियस बात है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हमेशा बना रहा है, चलने फिरने से कुछ इसका घटना बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं चल रहा है, और किसी झुकने से या करवट बदलने से इधर वैसे अगर छूने से दर्द हो रहा है, तो ये सब हार्ट की दर्द नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब,
साथियों, बहुत ही विस्तार से डॉक्टर साहब ने समझाया, अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है किसी गलतफहमी में न रहें। सीने में अगर दर्द हो तो तुरंत नज़दीकी कार्डियक सेंटर में किसी बड़े अस्पताल में हृदय रोग के पहुँचें और अपना इलाज कराएं। स्टेंट से बिल्कुल न डरें, यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह लंबे समय तक चलता है। धन्यवाद।